चलिए। ठीक है। तारे का जन्म तथा विकास। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टार। तारे का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। यदि हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के तारों की विभिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करें तो तारे के जीवन चक्र को समझा जा सकता है। तारे के जीवन चक्र को सामान्य रूप से निम्न अवस्थाओं में रखा जाता है। गैस मेघ या गैस क्लाउड। किसी तारे का जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन तथा हीलियम के क्लाउड्स के बनने से शुरू होता है। इन क्लाउड्स को स्टालर नेबुला कहते हैं। प्रोटोस्टार या आदि तारा। जब आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल काफ़ी बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैस से पिंड सिकुड़ने लगता है तथा यह आदि तारा कहलाता है। इसका केंद्र सघन होता है, इसलिए इसे भ्रूण तारा या एम्ब्रियो स्टार भी कहते हैं। स्टार स्टेज या तारा अवस्था। यदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सिकुड़न की प्रक्रिया का 1 अरब वर्ष तक चलती है तथा आंतरिक ताप अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। फलस्वरूप हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। इससे अंदर का दाब और ताप बढ़ जाता है। यह अवस्था तारा अवस्था कहलाती है। तारा अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा, औसत या भारी होता है। इस स्थिति में आने के बाद तारा अपना जीवन आरंभ करता है। तारे के अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक केंद्रीकरण रुक जाता है। तारों में गुरुत्वाकर्षण बल संपीड़न उत्पन्न करता है तथा दूसरा बल संलयन अभिक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दबाव के कारण होता है। इन दोनों बलों में हजारों अरबों वर्ष तक संतुलन बना रह सकता है। यदि संलयन में मुक्त ऊर्जा के कारण आंतरिक दबाव उत्पन्न न होता तो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण तारा या सूर्य अपनी उत्पत्ति के आधे घंटे के अंदर ही सिकुड़ जाता। सूर्य अपने विकास के उक्त संतुलन चरण में है। तारों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जीवन चक्र उनमें विद्यमान द्रव्य राशि से निर्धारित होता है। रेड जॉइंट या रक्त दानव। जैसे जैसे तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाता है। अतः कुछ समय पश्चात उसके करोड़ या कोर में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं रुक जाती हैं। इससे करोड़ में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। परंतु तारे के बाह्य कवच की हाइड्रोजन हीलियम में संलित होने लगती है और ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है। इस अवस्था के तारे को रेड जॉइंट स्टार या रक्त दानव तारा कहते हैं क्योंकि इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। लाल दानव या रेड जॉइंट स्टार चरण में पहुंचने पर तारे का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिक वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत बोने या व्हाइट ड्वार्फ के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। अर्थात यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर चंद्रशेखर सीमा है तो वह लाल दानव से सीधे श्वेत वामन और अंततः काला बोना या ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक या कई गुना अधिक है तो द्रव्यमान के अनुरूप सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह न्यूट्रॉन स्टार अथवा ब्लैक होल में रूपांतरित हो जाता है। श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ। जब लाल दानव का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होता है तो उसका बाह्य कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है। बचा हुआ करोड़ धीरे धीरे संकुचित होकर अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोले के रूप में बचा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरंग का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है जिससे हीलियम के नाभिक संलित होकर कार्बन जैसे तत्वों में परिवर्तित होने लगते हैं। हीलियम के संलयन के परिणाम स्वरूप मुक्त कम ऊर्जा के कारण यह करोड़ किसी श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के समान दीप्त हो जाता है। यह तब तक दीप्त रहेगा जब तक इसकी समस्त हीलियम उच्च द्रव्यमान के नाभिक में परिवर्तित नहीं हो जाती। ज्ञातव्य है कि सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाले श्वेत वामन का व्यास सूर्य के व्यास का 1% होगा, अर्थात लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होगा। श्वेत वामन की संरचना का पता सर्वप्रथम आर.एस. फाउबर द्वारा लगाया गया था। काला बोना या ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन तारा एक जीवाश्म तारा फॉसिल स्टार होता है
जब श्वेत वामन के क्रोड का हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो वह ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता और शीतल होकर सघन काला बोना तारा बन जाता है। अर्थात श्वेत वामन धीरे धीरे काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ बनकर लुप्त हो जाता है। काला बोना ब्लैक होल या कृष्ण विवर से भिन्न है। सुपरनोवा ऐसे तारे जो सूर्य से कई गुना द्रव्यमान में भारी और रक्तदानव अवस्था को प्राप्त होते हैं। उनका करोड़ अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है और तापमान में अतिशय वृद्धि से करोड़ का हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यह कार्बन क्रमशः भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित होता रहता है। अंत में तारे का केंद्र लोहे से युक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है। इसके परिणाम स्वरूप तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र पे ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को उड़ा देती है। यह ब्रह्मांड का भयानक विस्फोट माना जाता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। थोड़े समय के लिए एक सुपरनोवा तारा इतना चमकीला हो जाता है जितनी संपूर्ण आकाशगंगा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात सुपरनोवा से प्रघात तरंग लहरें या शॉक वेव्स तथा गैसों के मेघ निकलते हैं। इन गैसीय बादलों से तारों की एक नई पीढ़ी का सृजन होता है। न्यूट्रॉन स्टार जब कोई विशाल तारा अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग से, जो कि अत्यधिक घनत्व कुछ मील व्यास का होता है, न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तारा की सभी चीज़ें न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहती हैं। यह अपने अक्ष पर 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है तो तीव्र रेडियो तरंगें विसर्जित करता है। रेडियो तरंगों का संकेंद्रण चुंबकीय ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इस तारे का पता सर्वप्रथम 1967 में मिस जैकलिन बेल ने लगाया था। कुछ खगोलीय भौतिकविदों ने न्यूट्रॉन के द्वारा स्पंदनशील रेडियो तरंगें विसर्जित होने के कारण न्यूट्रॉन तारा को पल्सर की संज्ञा प्रदान की है। ब्लैक होल या कृष्ण विवर न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व से युक्त पिंड को कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। दूसरे शब्दों में वृत्त संकुचित तारे जो कि अदृश्य हो जाते हैं कृष्ण विवर कहलाते हैं। इसकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि इनसे प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता। ब्लैक होल का निर्माण विघटित तारे के करोड़ में निहित द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से कम होता है वे विघटित होकर न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है वे विघटित होकर अंततः ब्लैक होल या कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। हाल ही में खोजा गया सबसे छोटा और सबसे प्रकाशमान ब्लैक होल XTEJ 1650-500 है।